10 साल का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा भी यही कहता था हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। तो वहाँ ट्रेनिंग हुई। वहाँ ये AK-47 खोलना जोड़ना सिखाते थे, चाइनीज़ पिस्टल आता है वो भी खोलना जोड़ना सिखाते थे, ग्रेनेड थ्रो करना सिखाते थे। वो अपने हाथ में उठाई थी उस वक्त पे, वो शायद मेरे लिए नहीं थी। नहीं सकता। पावर शॉक और साथ में पानी, पिटाई कि बाहर निकलने के बाद फिर बंदूक उठाइएगा। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये बात कह रहा हूँ आपसे। यही कहूँगा, ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान मेरी माँ है। इस माँ की तरफ कोई आँख उठाएगा उन आँखों को मैं नोच लूँगा, और अमन और शांति के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप देख रहे हैं आवाज़े दिल, और मैं एक और चेहरे के साथ, एक और कश्मीर की कहानी के साथ आपके साथ जुड़ रही हूँ। मेरे साथ एक आज ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी कहानी इतने रास्तों में मोड़ी कि इनकी कहानी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और जब हम कश्मीर की हालातों की बात करते हैं, वी नो वी लिव इन ए कॉन्फ्लिक्ट रीजन, और बहुत सी चीज़ें जो है युवाओं के दिमाग में आती हैं, और बहुत से गलत रास्तों में चल गए, बहुतों ने जान गंवा दी। और इस सब का ये जो एक्सपीरियंस है, मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं अभी। मैं थैंक यू करना चाहूँगी पहले मिस्टर फ़ारूक अक्का सैफुल्लाह के नाम से ये जाने जाते हैं। अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो सैफुल्लाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें अपनी पूरी ज़िंदगी की वो कहानी बताने के लिए। अगर मैं इनकी बात करूं तो अभी ये ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और साथ ही एक एक्स मिलिटेंट के तौर पे हमारे सामने हैं। कमांडर, डिविजनल कमांडर का JKLF में इन्होंने काम किया है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी से जो भी इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको जानें, और हमारे जो नौजवान हैं इनको देख के कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है बिल्कुल साफ आईने की तरह समझ पाएँ। तो सैफुल्लाह जी, पहले तो आपका वापस मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इस कन्वर्सेशन में आप मेरे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया। तो जब से मैं आपके बारे में पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ, तो एक 17 साल का बच्चा क्या ही होता है, क्या ही पता होता है उसको, जो देखेगा वो करेगा। तो आप भी सेम एक 17 साल के नौजवान थे, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आई थी, आपसे ऑफ कैमरा बात हुई थी। इस पार से उस पार सोचने का आपने फ़ैसला ले लिया। तो ये फ़ैसला लिया कैसे, क्यों लिया ये फ़ैसला? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। 1986 के अंदर मेरी उम्र 17 साल की थी जी। और उस ज़माने के अंदर यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से। तो उसको जमात इस्लामिया रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ, और उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और सैयद सलाउद्दीन का नाम सुना होगा आपने, जो आज POJK में बैठे हैं और UJC के चेयरमैन हैं। वो भी अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे। बिल्कुल। तो हम कुछ लोग उनकी MUF में जुड़े हुए थे, और हम उनके पोलिंग एजेंट भी थे। तो शाम को तो 7 बजे तक हमें 4 बजे तक ये पता था कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। लेकिन 4 बजे या 5 बजे अचानक ऐलान होता है कि आप लोग इलेक्शन हार गए, और हम अपने अपने घर चले आते हैं। रात को 9:30 बजे मेरे घर पर एक छापा आता है पुलिस का। काबिल ज़िक्र एक नाम है मेरे जहन में, वो कश्मीरी पंडित थे, उनका नाम नंदलाल था, और वो करालकोट थाने के अंदर SHO हुआ करते थे। उन्होंने शाम को मेरे घर पर छापा मारा और मुझे उठा कर ले गए। तो मैंने उनसे पूछा, भाई हमारी क्या गलती है? लेकिन जब हम थाने पहुंचे तो मैंने वहाँ देखा जो हमारे दिन में हम एक साथ थे, सारे पोलिंग एजेंट वो सब वहाँ थे। तो मेरा थोड़ा सा दिल हल्का हुआ कि चलो हल्का हुआ कि नहीं, चलो मैं अकेला नहीं पिस रहा हूँ, सारे ही पिस रहे हैं। तो वहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहाँ से उठा के उन्होंने हमें राजबाग इंट्रोगेशन सेंटर शिफ्ट कर दिया। अब हमें तो ये पता ही नहीं था इंट्रोगेशन क्या होता है। अब उन्होंने वहाँ नए नए सवाल पूछने शुरू किए। ISI से क्या लेन देन है, हमें पता ही नहीं था ISI क्या होता है। यकीन कीजिएगा आप, हमें पता ही नहीं था उस ज़माने में ISI होता क्या है। पाकिस्तान से क्या रिश्ता। हमने यार हमारा क्या रिश्ता, हम तो सीधे साधे लोग हैं, छोटी छोटी उम्रों में हैं, इलेक्शन लड़ रहे थे सलाउद्दीन साहब। तो वहाँ पर हमारे ऊपर काफ़ी जुल्म सितम हुआ। 17 साल की उम्र में पहली दफ़ा जेल गया।
और घर वालों ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम बड़ा बिल्कुल जी। तो माहौल ही। 7 महीने के बाद मैं वहाँ से आया, सारा कैरियर ख़त्म हो गया। तो फिर हम कुछ लोग एसपी कॉलेज में बैठा करते थे, शाम को क्रिकेट खेलते थे। तो वहाँ पर कुछ हमारे पुराने यार दोस्त भी आते थे। मुझे नहीं पता उन्होंने कब प्रोग्राम बनाया पार जाने का, तो मुझसे भी बोला कि यार चलो पार चलते हैं। क्योंकि हमारे अंदर भी एक गुस्सा था कि फ्री फंड में मार पड़ी थी हमें। तो हमने भी ये तय कर लिया कि ठीक है, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। तो मैं पाकिस्तान चला गया। ये अब से आप मेरी किस्मत कहिए या बदकिस्मती कहिए या मेरा क्या था, यहाँ से मेरी ज़िंदगी ख़राब होना शुरू हुई शुरू थी। तो कैसे ज़िंदगी मोड़ ले लेती है वो नहीं समझ आता। 17 साल का एक युवा जिसको नहीं पता था चीज़ें क्या हैं, बैठे कॉलेज में सलाह की तो चल जी हाँ, चल चलो। दिए। तो वहाँ पे जब आप गए, वहाँ पे आप पहुँचे पाकिस्तान में, तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग कैंप्स में आप गए वहाँ पे। तो किस तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ पे, किस तरीके का आपको ट्रेन किया जाता है, एक फुल फ्लेज आर्म्ड मिलिटेंट बनाया जाता देखिए, है जब वहाँ मैंने पे? बॉर्डर क्रॉस किया तो हमें ये जंगल मंगल ले गए। पीओजेके में एक जगह है जंगल मंगल, ओके वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था। और रहने के लिए हमें इन्होंने जगह दी थी माचिस फैक्ट्री में। ओके। तो माचिस फैक्ट्री में हम रहते थे और ट्रेनिंग के लिए फिर हमें ले गए जंगल मंगल। हाँ तो वहाँ ट्रेनिंग हुई। वहाँ ये AK-47 खोलना जोड़ना सिखाते थे, चाइनीज़ पिस्टल आता है वो भी खोलना जोड़ना सिखाते थे, ग्रेनेड थ्रो करना सिखाते थे। सेम वो आर्मी वाली ट्रेनिंग वहाँ पे आपको दी जी। गई। सुबह उठकर आपको दौड़ लगानी है, पीटी करना है। तो वो ट्रेनिंग कितनी देर आप रहे? मैं देखिए वो ट्रेनिंग 10 दिन की भी हुआ करती थी, किसी की 4 दिन की हुआ करती थी, क्योंकि ये इतनी मतलब गहरी ट्रेनिंग नहीं थी। ओके। तो ट्रेनिंग करने के बाद फिर इधर भेज दिया गया। जब इधर आए तो इधर तो देखा हमने कि भाई 10 साल का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा भी यही कह रहा था हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। आज़ादी। कश्मीर के अंदर बगावत का इतना बाज़ार गर्म था, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर कश्मीर के अंदर CRP वाला किसी से ये कह दे कि एक गिलास पानी मुझे पिला दो, तो शाम को उस पानी पिलाने वाले को ठोक दिया जाता था कि भाई आप मुखबिर हैं या आप इन्फॉर्मर हैं। तो यही एक ऐसा टाइम था जिसने कश्मीरी बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और एक हीरो की तरह उनको ट्रीट किया गया। हाँ ट्रीट किया गया, और एक रॉक स्टार की तरह उनको ट्रीट किया गया। मिलिटेंट्स को। जी हाँ, मिलिटेंट्स को लोगों ने ट्रीट किया, उनको पब्लिक ने ट्रीट किया, उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो एक रॉक स्टार हैं या एक हीरो हैं। तो उससे इंस्पायर होकर बाकी लोग भी जाने लगे। वो तो है। कुछ लोग शौक से गए, कुछ लोग मजबूरी से गए। वो तो है कि गन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया, और खैर वो वक्त अब हम नहीं चाहते कि कभी वापस अल्लाह आए, ना करे और कभी आए वापस जितना भी कश्मीर में खोया है वो वापस हो। तो जैसे हमने इलेक्शन की बात की थी, सलाउद्दीन की हमने बात की थी, मैं बता दूं वो उस टाइम जो है चीफ ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन थे। तो क्या किस हिसाब का आप उनके पोलिंग एजेंट थे, तो किस हिसाब की बातचीत, क्या कुछ मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस उस टाइम का? देखिए, अगर वो इलेक्शन हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम मफ को जीतने दिया होता ना, कोई इतना तूफान नहीं था, वो 1 या 2 सीटें जीत रहे थे। अगर वो 2 सीटें इन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को दे दी होती, तो शायद आज सलाउद्दीन जो पार बैठा हुआ है वो सलाउद्दीन नहीं बनता, वो मौलवी यूसुफ शाह था, वो मौलवी यूसुफ शाह ही रहता। आज वो जो वहाँ बैठकर आज़ादी और पाकिस्तान की बात करता है, अगर वो सीट उसने जीत ली होती तो यहाँ बैठकर वो भारत माता की जय का नारा लगा रहा होता। तो इसके पीछे कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहरहाल उनका यही मिशन है कि कश्मीर जाएं आप, वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाएं। वो तो है। तो अगर मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की बात करूं, टेन्योर की बात करूं, उसके बाद भी आप 7-8 साल जो हैं आपने जेलों में काटे, तो मतलब जो भी चीज़ें नहीं करनी थी आपने की, उस चीज़ों की सज़ा भी मिली आपने उसको, और सज़ा पाई भी बिना कुछ किसी सवाल के। लेकिन
इस चीज़ का आपके दिमाग में, जहन में कब, चलो सामने तो इंसान बोलता है कि मैं नहीं, बट फिर भी जहन से चीज़ आनी चाहिए ना, आपको ये चीज़ जहन से कब आई कि नहीं, जो मैंने ये बात, वो जो बंदूक अपने हाथ में उठाई थी उस वक्त पे, वो शायद मेरे लिए नहीं थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं बैक एंड पे जब समझ आई तो वो चीज़ गलत थी, तो आपको उस चीज़ का एहसास क्यों और कब हुआ? हाँ, बहुत सुंदर सवाल पूछा है आपने। वो सवाल पूछा है, इस सवाल ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदली है वहाँ पर आ रहा हूँ मैं। देखिए 7 सितंबर 1991 की मॉर्निंग में मैं अरेस्ट होता हूँ। हम्म। और मैं जब अरेस्ट होता हूँ तो मेरे साथ इतना टॉर्चर होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम्म। पावर शॉक, और साथ में पानी, पिटाई, टांगे चीर देना, बहुत बुरा हाल। मतलब आप यकीन कीजिएगा कि मेरी ज़बान इतनी मोटी हो गई थी। मेरा पैर 5 नंबर का है, मेरा जूता 5 नंबर का मुझे आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस टाइम 7 नंबर का जूता भी मेरे पैर में छोटा पड़ जाता था, क्योंकि मार से इतने सोच बड़े रहे बड़े थे हो हम। गए थे मेरे। हम्म। हाँ, मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि मुझे 3 साल तक तो यही पता नहीं था मैं मर्द हूँ या औरत हूँ। आर यू गेटिंग मी, मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर इतना करंट लगाया था कि मुझे 3 साल तक यही पता नहीं था कि मैं मर्द हूँ या औरत हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैंने टार्चर देखा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी। फिर अल्लाह का करना, अल्लाह तबारक व तआला मेरे ऊपर मेहरबान हुए और उन्होंने मुझे कोट बलवार जेल शिफ्ट करा दिया। ठीक। जब मैं जेल पहुंचा हूं मैम, तो मैंने एक चीज़ देखी वहाँ, 1800 लड़के हैं। हम्म। ऐसा लगता है जैसे पागल खाना है। हम्म। सबके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ियाँ बड़ी हुई हैं, गर्मी का मौसम है, पसीना उतर रहा है, हमने कभी गर्मी देखी नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे 1 नंबर बारक में जगह मिल गई, लेकिन मुझे ये लगा कि यार मैं शायद पागल खाने आ गया हूँ। तो वहाँ जाकर मैंने ये देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन वाले JKLF वालों से लड़ रहे थे, JKLF वाले अलउमर वालों से लड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत सी तंजीमें बना दी थी। तो मैंने सोचा यार ये तो आपस में ही ऐसे आपस में हम लड़ रहे हैं, तो हम दूसरे से क्या लड़ेंगे। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर खाने के लिए मटन आया, तो किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, तो उसके ऊपर लड़ाई हो गई, तो किसी ने वहाँ पर उसको दूसरे को पत्थर मार दिया। अच्छा। तो वो 1 बोटी या 2 बोटी के लिए समझिए कत्ल ही हो रहा है। तो हमारा भी दिल दुखा, हमने बोला नहीं यार इससे अलग हो जाओ। तो 1 नंबर बारक की सेल में मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया और मैंने किताबें लाई लाइब्रेरी से। 200 से ज़्यादा किताबें आपने पढ़ी हैं। मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने कुरान को बड़ी अच्छी तरह पढ़ा। जो लोग मुझसे ये कहा करते थे कि आप जिहाद करें कश्मीर में जाकर, ये जिहाद मैंने कुरान से सीखा। कुरान कहता है तुमिनूना बिल्लाहि व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अगर आप एक सड़क के ऊपर कुत्ता मर रहा है, आपने उसको पानी पिला दिया, तो ये भी जिहाद है। अगर आप अपने बच्चों के लिए खाना कमाने के लिए गए हैं, तो ये भी जिहाद है। अगर आप सड़क के ऊपर पड़ा हुआ पत्थर हटा रहे हैं, तो ये भी जिहाद है। फिर मेरे सामने एक कुरान की आयत आई, उसमें लिखा हुआ था जिस इंसान ने किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल किया, उसने पूरी आलम इंसानियत को कत्ल किया। और जिस इंसान ने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरे आलम इंसानियत की जान बचाई। यहाँ जाकर मुझे बड़ा अजीब धक्का लगा। मैंने कहा यार जो फिर एक उसके साथ में तशरीह आती है कुरान की। जब तशरीह में मैं गया तो वहाँ पर लिखा हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे प्रॉफिट साहब फरमाते हैं कि वज़ू के अंदर पानी कम खर्चा कीजिए। ठीक। नमाज के लिए 5 वक्त मूड होते हैं, वो फरमाते हैं कि कम पानी खर्चा कीजिए। तो मैंने ये सोचा यार जो इस्लाम वज़ू के अंदर पानी कम खर्चा करने के लिए कह रहा है, ये कहाँ इजाज़त देगा आपको कि आप किसी बेगुनाह का खून बहाएं। तो धीरे 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 वो कुरान ने मुझे तस्कीन दी और मुझे सब्र मिला। मतलब एक बौखलाहट थी मेरे अंदर कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मैंने मुझे मर ही जाना चाहिए था, लेकिन फिर मेरे अंदर जीने की एक उमंग पैदा हुई। कुछ दिनों के बाद वो मैंने ख़त्म कर लिया कुरान पढ़ के। तो फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ा, उनकी ज़िंदगी को पढ़ा। जब मैंने उस ज़िंदगी को पढ़ा, मैडम मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना हसीन दीन है ये,
कितना खूबसूरत दीन है ये, अमन, इंसानियत, मोहब्बत से भरा हुआ ये दीन है। लेकिन कुछ लोगों ने इस दीन को ऐसा बदनाम किया है इस जिहाद के नाम पर कि हमें शर्म आती है। बिल्कुल। आप देखें, हम उस प्रॉफिट के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने बच्चियों का कत्ल बंद करा दिया। क्योंकि पहले ज़माने में बच्चियों को ज़िंदा दफना गाड़ दिया दिया जाता था। आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा जी। होगा। तो वो रहमतुल्लिल आलमीन थे। हम उस प्रॉफिट के उम्मती हैं, और हमने इस दीन को एक ऐसे नज़रिए के साथ पेश किया जहाँ पर जैसे कहीं वो ना था कहीं नहीं, दहशतगर्दी हाँ, नज़र आती है। वो तो है। मतलब अगर इंसान अपने अपने ही मज़हब को गौर से पढ़ेगा और पढ़ेगा, समझेगा, तो शायद वो एक ऐसा इंसान होगा जो पहले नहीं था। और वो चीज़ आपके साथ जी भी जी हुई, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की, कहते हैं ना, जी जी गनीमत थी जी। कि तो मेरी ज़िंदगी निखरती चली गई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो जेल के दिन जो थे ना, चाहे 4 साल थे, 5 साल थे, 10 साल थे, जितने भी थे, मैं कहता हूँ मैम कि वो दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत थे। मैं उन दिनों को याद करके आज भी रोता हूँ। इतने हसीन दिन थे वो मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी, मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसी चीज़ वहाँ मिली जो जो कहीं और शायद नहीं मुझे बाहर मिलता, नहीं नहीं मिल मिलती, पाती। जो बाहर नहीं मिल पाती। जी, चलिए, एट द एंड जो भी स्टोरी की एंडिंग खूबसूरत हो, तो फिर पीछे क्या हुआ है वो हाँ, वो याद नहीं मैटर रहता, नहीं करता बिल्कुल। आपका वो। तो सैफुल अजीज़, जैसे हमने अच्छा, मैं आपकी बात रोकूंगा। जी, जब मैं अपने जेल के दरवाजे से बाहर निकला हूँ, रिलीज़ हुआ हूँ, आप यकीन कीजिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक किताब पढ़ रहा था, अपनी ज़िंदगी की किताब पढ़ रहा था। मैं बाहर निकला हूँ, मुझे ये नहीं पता मेरा कितना 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 टाइम हो गया था। मुझे, मैं बाहर निकला हूँ ना, आप यकीन कीजिए, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक पन्ना पलटा है अपनी ज़िंदगी का। इतने आप खो गए थे बिल्कुल अपने इसमें। चलिए, खूबसूरत है। तो जैसे कि हमने जेलों की बात हमारी चल ही रही है, तो ये भी मैंने पढ़ा हुआ था, तिहाड़ जेल में जब आप थे, तो अज़हर मकसूद जो हैं, सजात अफ़गानी जो हैं, आप इनसे भी मिले थे। तो मिलना, जानना, बातचीत भी ऑफ कोर्स हुई होगी आपकी। तो कैसा, क्या था, कैसी बातचीत थी, क्या देखिए, सोच थी? मौलाना अज़हर मसूद साहब मुझसे मिले थे हम्म, कोट भलवाड़ जेल में। अच्छा, फिर बाद में वो तिहाड़ में भी मेरे साथ रहे। सजाद अफ़गानी भी मेरे साथ थे। उनसे भी मैंने थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा है, शायद आपने पढ़ा होगा कहीं। उन्होंने भी मुझे कुरान की तफसीर पढ़ाई है। वो लोग, उनके जहन में बस एक ही चीज़ है, मारो या मर जाओ। लेकिन हम उनसे ये बात नहीं कर सकते थे। मैं उनके काफ़ी क्लोज़ रहा हूँ, उनकी बारक में रहा हूँ, मैंने खाया पिया है उनके साथ, क्योंकि मैं भी एक कमांडर था और वो भी वो तो खैर, वो तो कमांडर नहीं थे अज़हर मसूद, वो तो एक मोटिवेटर थे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका बहुत बड़ा रुतबा था। पाकिस्तान की ISI की नज़रों में उनका बहुत बड़ा रुतबा था। और हिंदुस्तान के लिए तो सोने पे सुहागा ये था कि वो हमारी जेल में थे। लेकिन वो बदकिस्मती से कैसे चले गए यहाँ से, वो अल्लाह बेहतर जाने। तो बहरहाल मैं उनसे मिला हूँ और उनसे मेरी अच्छी बातचीत रही है। उन्होंने मुझसे यही कहा कि बाहर निकलने के बाद फिर बंदूक उठाइएगा। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये बात कह रहा हूँ आपसे। खैर, उस टाइम मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। सच्चाई कुछ लेकिन और थी, हाँ, मन जानता था हाँ, लेकिन फिर करना मैंने क्या यही है। सोचा, यार क्या बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। मैंने तो अपनी आंखों से कुरान को पढ़ लिया है, तो ये क्या मुझे बेवकूफ़ बनाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं बाहर आया, तो मैंने जेल को, वो रास्ता ही छोड़ उस दिया। बंदूक को तर्क कर दिया। और मैं उन लोगों से भी कहता हूँ जो लोग बंदूक लेकर आज जंगलों में घूम रहे हैं, कि भाई आप इस बंदूक से दूर रहें। ये बंदूक आपको मौत के दहाने पर ले जाती है। ये बंदूक नस्लें तबाह कर देती है। बिल्कुल। अगर आप मर जाते हैं तो लाखों लोग आपके जनाजे में होते हैं। अगर आप गिरफ़्तार होते हैं और फिर 4 साल के बाद जेल से आते हैं, तो लोग आपको कहते हैं एक मुखबिर हैं, एक IB का एजेंट है, या एक MI का एजेंट है जिसने खुद सरेंडर किया और वापस आया। लेकिन उसे वो लोगों को वो तकलीफ़ याद नहीं है कि हमें किस कदर टॉर्चर किया गया। आप देखें, मेरी उंगलियों के नाखून तक उतारे हुए हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। तो हमारी वो तकलीफ़ किसी को नज़र नहीं आती है। और देखें, एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं यहाँ। अगर हम इन्वॉल्व थे बंदूक उठाने में,
तो हमारे साथ तो पूरा कश्मीर इन्वॉल्व था, पूरी कश्मीरी कौम इन्वॉल्व थी। लीडर्स की बात करूँ अगर मैं उस वक्त, नहीं, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, लीडर्स पर आऊँगा मैं अभी, क्योंकि यहाँ जब भी जुलूस निकलते थे, 4 शरीफ चलो, दस्तगीर साहब चलो, हज़रत बल चलो, तो जुलूसों के अंदर पूरा कश्मीर हिस्सा लिया करता था। 10 साल का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा भी यही कहता था हम क्या चाहते हैं आज़ादी। तो भाई हमने कौन सा गुनाह किया, सारी कौम ने गलती की है। तो हमारे साथ अब वो सौतेली माँ वाला सलूक ना करें आप। हम अपनी वो पुरानी ज़िंदगी से आए हैं, वो अपने गुनाहों की सज़ा काट के, और अब हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम अपने गुनाहों पर नादिम हैं। बाकी आप कहेंगे कि आप हम पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। मैं आपसे यही कहूँगा, ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान मेरी माँ है। इस माँ की तरफ कोई आँख उठाएगा, उन आँखों को मैं नोच लूँगा, और अमन और शांति के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा। बहुत बड़ी बात है जी। तो अगर मैं बस ख़त्म करने के अरूज पे ही हैं हम, अगर मैं बात करूँ, हमने लीडर्स की बात की थी वैसे भी, तो आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस है कि अगर हमारे उस वक्त के लीडर्स, हुर्रियत की बात करूँ मैं अगर, जो बहुत ज़्यादा जिसकी मतलब जिसको लोग मानते थे, अगर एक कॉल आती थी तो पूरा कश्मीर जो है अगर बंद है तो बंद ही रहेगा, फिर जो मर्ज़ी हो जाए, तो अगर वो चीज़ें सही होती, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं गया, जितना भी हम देखते हैं बच्चों की तरफ से, जिनमें बहुत से लोग इस पर जिक्र भी करते हैं, कुछ नहीं गया, लेकिन आम कश्मीरी ही गया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि अभी भी जो लोग उस चीज़ को अपने दिमाग में बना के बैठे हुए हैं कि नहीं वो लोग सही थे और हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उन लोगों की आंखें खोलने के लिए आप कुछ? देखें, काबिल ज़िक्र नाम गिलानी साहब का है। आप यही सुनना चाह रहे थे, मुझे लगा ना आप लीडर हजरात की बात सुनना चाह रहे हैं। काबिल ज़िक्र नाम जो था गिलानी साहब का था। गिलानी साहब एक नारा लगाया करते थे, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और ये सवाल मैंने उनसे बड़े बड़े मंचों पर पूछा है जब वो ज़िंदा थे, कि गिलानी साहब आप कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, आपने भी इलेक्शन लड़ा था, आप भी एमएलए रहे, और उस एमएलए की पेंशन आप मरते दम तक लेते रहे, आपने उसको तर्क क्यों नहीं किया? आपने वो पेंशन क्यों नहीं ली, क्यों छोड़ी, क्यों नहीं छोड़ी आपने, जबकि आप हर महीने सिग्नेचर करके अपनी पेंशन निकालते थे। बिल्कुल। देखिए, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया, उन्होंने पहले अंग्रेज़ों के कपड़े जलाए, पता होगा आपको, उनका जो प्रोडक्ट आता था हिंदुस्तान के अंदर वो उसको जलाया उन्होंने। लेकिन आप तो उसी मुल्क का क्या कहते हैं खा रहे थे जिस मुल्क के खिलाफ आप बगावत कर रहे थे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके जितने भी बच्चे हैं सारे इंडिया गवर्नमेंट के अंदर नौकरी करते थे। लेकिन हैरानी की बात सैफुल्लाह जी ये है कि इतना सब कुछ पता होने के बाद भी लोग भरोसा करते हैं। हाँ, वो एक बड़ी अफसोस की बात लगती है। अफसोस की बात नहीं। देखिए, एक बात बताऊँ, एक अंधभक्त होता है ना, हाँ भाई, अंधभक्त जब अंधभक्ति में पड़ता है ना तो फिर उसे कुछ नज़र नहीं आता। इसी तरह आप यासीन मलिक को ले लें। ये वो यासीन मलिक है जिसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा पड़ोसी है। अच्छा। ये पुल के इस पार रहता है, मैं पुल के उस पार रहता हूँ। इस बंदे को बात करने का सलीका नहीं। इस बंदे ने पूरे कश्मीर के अंदर लाखों लोगों को मरवा दिया और आखिर तक यही कहता रहा हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। मैं यासीन मलिक की JKLF से भी ये सवाल पूछता हूँ, आपकी वसातत से, आपकी चैनल की वसातत से, कि यासीन साहब, आप JKLF वालों, आपके यासीन साहब 1991 में गिरफ्तार हुए और 92 या 93 या 94 में वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा बंदूक से कोई लेन देन नहीं है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर यासीन साहब ने पॉलिटिकल मूवमेंट को, इस स्ट्रगल, जो ये जिहादी स्ट्रगल थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल थी बंदूक के साथ, उसको आपने तर्क करके पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट की, पीस प्रोसेस स्टार्ट किया, तो आप मुझे बताएं जो 90 से लेकर 94 तक लड़के पाकिस्तान गए थे, उन्होंने वेपन लाया था, वो कहाँ है? या तो आपने वो हिंदुस्तान को दिया है या फिर आपके पास मौजूद है। आप भी सवाल करेंगे ना यही। तो इसका भी मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बरक्स मेरा हिट ऑर्डर निकाल दिया।
ओके। हाँ, मेरा हिट ऑर्डर निकाल दिया, बहरहाल मेरा हिट ऑर्डर निकाल दिया, मैं मौत से मरने से नहीं डरता। ज़िंदगी 4 दिन की है, 3 गुजर गए हैं। बिल्कुल। ज़िंदगी 4 दिन की है, 3 गुजर गए हैं। गया। शबीर अहमद शाह साहब, सुना होगा आपने नाम, एक बड़ी शख्सियत है। जब से मूवमेंट स्टार्ट हुई है कश्मीर में, तब से जेल ही जेल रहे हैं वो। जो इंसान अपनी ज़िंदगी के 40 साल, 35 साल, 40 साल जेल में गुजारता है, उसके पास 5 स्टार होटल कहाँ से आता है? उसके पास पेट्रोल पंप कहाँ से आते हैं? संजुआ में 16 कनाल ज़मीन कहाँ से आती है? शबीर अहमद शाह साहब के बच्चे बॉम्बे के अंदर जीन पैंट पहनकर घूमते हैं। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी बच्ची के लिए आपने ये कहा कि भाई आप इस्लामिक ड्रेस लगाएं, लेकिन आपकी तो वहाँ बॉम्बे में जीन पैंट लगाकर घूम रही है, आप सर्च कर लीजिएगा। इसी तरह इन्होंने, देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, हिंदुस्तान ने भी बहुत से लोगों को ढील दे रखी थी। उस ढील का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल हीरो बना लिया, और हम जैसे बेवकूफ़ों को, बच्चों को पार भेजकर खुद ये इंटरनेशनल हीरो बन गए। हमारी ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर दी। लेकिन अब गवर्नमेंट आई है फर्स्ट क्लास। मैं भाजपा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आई गवर्नमेंट अच्छी, उन्होंने उठा के इन सबको अंदर कर दिया। आप देखिए कैसा अमन है, अल्लाह करे ऐसा ही अमन रहे। वो तो है। यासीन मलिक के लिए तो मैं यही कहूँगा कि उसको फांसी होनी चाहिए, उसको फांसी होनी ही चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा कातिल है। अच्छा, जब उसने पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट कर दी, पीस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो मुझे ये बताएं, उमर खान 14 जनवरी 1996 को उमर खान को बर्बर शाह में मारा गया, और JKLF ने उसकी जिम्मेदारी ली। कोई एक लड़का था चीनी, उसका नाम था, वो बटमालू से था, उसको भी 14 जनवरी 1996 को JKLF ने मारा और जिम्मेदारी ली। शबीर हुसैन जो गदूद बाग में रहता था, अब्बागदल में, 4 बहनों का अकेला भाई था, उसको इन्होंने कत्ल किया, उसकी ज़िम्मेदारी भी JKLF ने ली। भाई अगर आपने ज़िम्मेदारी ली 1996 में, 96 में, नहीं सॉरी, इन्होंने ज़िम्मेदारी ली इन्होंने 96 में, कि भाई हमने इनको मारा है, ये कौम दुश्मन अनासिर है। तो मुझे ये बताएं, आपने पॉलिटिकल मूवमेंट कहाँ स्टार्ट की, आपने पीस प्रोसेस कहाँ स्टार्ट किया? वो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के साथ वाबस्ता रहे, क्योंकि 93 में आपने जेल से आकर ये कहा कि मैं पीस प्रोसेस के तहत लड़ूंगा। अब तो कहीं ना कहीं आप कातिल हैं। तो मैं इंडिया गवर्नमेंट से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने होम मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ कि किसी को करें या ना करें, लेकिन कम से कम यासीन मलिक को तो कहफर किरदार तक पहुँचाएँ, इसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। जी, आपसे बात करके, आपका सारा एक्सपीरियंस जान के बड़ी बातें हैं जो करने का मन करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप करें। आप इतना हम ये भी आपको पता ही है, आज का डिजिटल मीडिया, हम ज़्यादा लंबा भी लोग जो हैं देखना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते, तो हम उसको कंसाइज रखते हैं। लेकिन ये एक्चुअली ये कहीं ना कहीं सच है कश्मीर का। तो आप सैफुल्लाह जी, अगर मैं अभी की बात करूं, आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, आज कोई नौजवान जो रास्ते में चल रहा होगा, उसके दिमाग में होगा कभी हम क्या चाहते हैं, आज़ादी वाला फितूर, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं कहता हूँ ये फतूर बड़ा गंदा फतूर है, इस फतूर को निकाल दो यार। आज़ाद तो तुम हो, आज़ाद तो तुम हो, तुम्हें कौन सी गुलामी कर रहे हो यहाँ, मुझे ये बताओ। आप नमाज आप पढ़ रहे हो, रोज़ा आप रख रहे हो, कुर्बानी आप कर रहे हो, इस्लाम ने तो आपको आज़ाद पैदा किया है, तो क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? किसी की प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हो तुम। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब मुझे लगता है जो आजकल का युवा है, हमारे नौजवान, वो क्वेश्चन करता है, चीज़ों को समझ रहा है कि ये गलत है, वो सही है, तो अब जो है चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो सैफुल्लाह जी, आपकी ज़िंदगी में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, आई जस्ट होप कि आपसे लोग इंस्पायर हो, आपकी कहानी से, आपने जितना कुछ आप पे बीती, आपने जो भी रास्ता चुना, सज़ा मिली, ये किया, लेकिन उस चीज़ को आपने माना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं कि शायद गलती भी कर लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं,
नहीं देखिए, मानना आप बहुत देखें, बड़ी आप बात आप है। सच्चाई से कब तक मुंह छुपाएंगे? हम्म, आप सच्चाई से कब तक मुंह छुपाएंगे? और इस कबूल, जो ये मेरा कबूलनामा है ना, इस कबूलनामे के पीछे एक तवील कहानी है। इस कबूलनामे के बाद मैंने बहुत कुछ खोया है। मैंने अपनों को खोया, मैंने यार दोस्तों को खोया, मैंने ज़िंदगी की हर वो मुसीबत देखी जो अल्लाह किसी को ना दिखाए। मैंने मज़दूरी भी की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऑटो भी चलाया और मैं कुर्सी पर भी बैठा। मैं, आप यकीन कीजिएगा, एन वोरा साहब का नाम सुना होगा आपने। जी। वो मुझे कहते थे तू मेरा छोटा भाई है। हर हफ्ते वो मुझे बुलाया करते थे। एक वक्त वो था जब एक पुलिस वाला आके मुझसे कहता था, ओए थाने चल, कल 26 जनवरी है, तेरे को उधर रहना है। तो इन चीज़ों से परेशान, हाँ थोड़ी सी और बता है, टाइम है? जी जी जी, थोड़ा हाँ, सा तो बता इन दो। चीज़ों से परेशान होकर मैंने फिर मैं आशिक बुखारी साहब यहाँ एक एसपी हुआ करते थे, एसएसपी श्रीनगर। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे परेशान करते हैं। आप बोला यार आप लोग ऑर्गेनाइज हो जाओ। फिर उन्होंने मुझे एसएम साहब से मिलाया। नवीद पीरज़ादा साहब थे हमारे एसपी मोहल्ले के, ओके। उन्होंने भी बड़ी मदद की। फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, JNK ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, जिसके अंदर हम रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स मिलिटेंट के ऊपर काम करते हैं। मैंने लाल चौक में तिरंगा भी लहराया। जब यासीन मलिक ने कहा कि कौन लहराएगा, तो मैंने कहा मैं लहराऊँगा। मैंने लाल चौक में तिरंगा भी लहराया। मैंने बड़े प्रोटेस्ट किए इनके ख़िलाफ़। और मैं मरते दम तक यही कहूँगा कि मैं हर उस जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा जो एक इंसान को कत्ल करना चाहता है। मैं हर उस मुनाफिक के ख़िलाफ़ बात करूँगा जो इस कौम को नुकसान पहुँचाना चाहता है। देखिए, यासीन मलिक की एक प्रेस नोट ने लाखों कश्मीरियों को दरबदर कर दिया, लाखों कश्मीरी पंडितों को दरबदर कर दिया। एक ही प्रेस नोट उसने दिया था ना अलसफ़ा के अंदर कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो वहाँ चले गए, वहाँ जाके वो आज भी मुसीबत में फंसे हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसके गुनाह भी है ना हमारे सर। उनसे जाकर माफ़ी कौन मांगेगा? यहाँ एक किडनैपिंग हुई थी मुशीरुल हक साहब की, आपको नहीं पता होगा। उसके एवज़ इन्होंने 3 लोगों की डिमांड की थी। मुशीरुल हक साहब वाइस चांसलर थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो उनसे कहा गया, जब उनको उठाया गया तो उनसे कहा गया कि भाई, गवर्नमेंट से कहा गया कि हमारे 3 लोगों को छोड़िए, लेकिन गवर्नमेंट ने छोड़ने से इनकार कर दिया। जिस बंदे ने उठाया था उनको, वो बंदा मरते दम तक रोता रहा कि मैंने क्यों उठाया, और इस यासीन मलिक ने और बाकी लोगों ने मिलकर उनको मरवा दिया। क्या कोई कश्मीरी लीडर अपने ही मुशीरुल हक के घर गया कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो? आज़ादी की जंग तो हमारी थी ना, तो मुशीरुल हक को कत्ल क्यों किया? इन चीज़ों से हमें नफ़रत हुई इनसे, जो इन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया, जो इन्होंने बहुत से काम ऐसे इन्होंने किए जिससे नफ़रत हुई इंसान के दिल में पैदा। बिल्कुल। हाँ, वो तो रही बात, सच्चाई है जी। इनको सज़ा मिल रही है और मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ तो मिल ही रही है, बहरहाल हमने कल मर के अल्लाह के सामने खड़ा होना है इंशाअल्लाह। बहुत जल्द खड़ा होना है, बहुत जल्द होना है। बिल्कुल बिल्कुल आप भी होंगे वहाँ, मैं भी होऊंगा वहाँ। बिल्कुल। उस टाइम आपने आप अपना मेरे साथ ही रहिएगा खड़े। आप देखिएगा मैं यासीन मलिक का गिरेबान पकड़ूंगा उस टाइम, और मैं हिसाब मांगूंगा उससे, अल्लाह के सामने हिसाब मांगूंगा मैं उससे कि भाई तूने क्या किया कौम के साथ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिस पे भी कौम के लोग या एक कम्युनिटी विश्वास करती है, वो दिल से विश्वास करती है। तो ऐसे लोगों के जो ख्वाब हैं उनको ऐसे तोड़े ना, क्योंकि नस्लें बर्बाद हो जाती हैं और हो भी गई। तो सैफुल्लाह जी, बातें तो खैर बहुत है करने के लिए, लेकिन ज़रूर वापस आपसे मुलाकात हमारी जी ज़रूर जी होगी। इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। बाकी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। हमें भी बहुत ज़्यादा बाकी अच्छा कहीं लगा। मेरे से गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए जी मैं नहीं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप थैंक यू आपका कि आप सामने आए, और सामने आके जो है जो भी आपकी कहानी है आपने तर्क से और सच्चाई से रखी। तो दोस्तों, वापस एक ऐसे चेहरे और ऐसी एक कुछ कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक आप देखते रहिए आवाज़ दिल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।